गुड इवनिंग बच्चों आज हम FST के 49 टेस्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री सेक्शन को फर्स्ट 51 से लेकर 75 तक हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 25 क्वेश्चन ओपन सर डिस्कस करेंगे। तो बेटा चलते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री डॉक्टर SP सिंह सर के इस मिशन के साथ। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। ठीक है बेटा, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू डाइल्यूट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ HNO3 और उसका वॉल्यूम है 200 ml 0.5 मोलर टू डेसी मोलर सोल्यूशन। यानी कि एक केस है डाइल्यूशन का। और बेटा डाइल्यूशन के केस में हम लोग क्या लगाते हैं, M इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू M फाइनल V फाइनल। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर कितनी है, 0.5 मोलर। तो यहाँ 0.5 मोलर 200 ml और M फाइनल यहाँ पर डेसी मोलर, और डेसी मोलर का मतलब होता है M/10। डेसी मोलर का मतलब होता है M/10। तो चलते हैं, M इनिशियल 0.5, V इनिशियल 200 ml, M फाइनल 1/10 इंटू V फाइनल। ठीक, अब ये पॉइंट अगर हटाएं तो ये 0 हटा दिया, 20, 25, 100 और ये इंटू 10 करेंगे तो V फाइनल आ गया 1000 ml। 1000 ml। अब देखो जरा, शुरू में बेटा वॉल्यूम था 200 ml, फाइनल वॉल्यूम हो गया 1000 ml। यानी कि यहाँ पर हमने कितना वाटर ऐड किया है, तो 1000 माइनस 200 ml, तो एडेड वाटर क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। और ये 1000 माइनस 200 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 800 ml। 800 ml। अब यहाँ पर देखते हैं जरा, यहाँ पर 1000 ml गलत, ये तो लीटर में है, 1000 लीटर 100 लीटर 800 लीटर बेटा 800 ml होना चाहिए। और 800 ml को अगर हम लोग लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 0.8 लीटर। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, 51 का 4th। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट 1 कह रहे हैं कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एमीन। बेटा ये बात बिल्कुल गलत है, 2 डिग्री एमीन नहीं। कौन से बनाते हैं, एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन। इससे क्या बनाते हैं, एलिफैटिक 1 डिग्री या बोलो प्राइमरी अमीन बनाने का ये मेथड है। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2। अच्छा, गैब्रियल थैलीमाइड क्या होती है, थैलीमाइड की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में KOH से कराते हैं, देन एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, देन उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एलिफैटिक 1 डिग्री अमीन। स्टेटमेंट सेकंड, 1 डिग्री अमीन आर प्रिपेयर्ड बाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। 1 डिग्री अमीन आर प्रिपेयर्ड बाई हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर देखो, अगर हम लोग RCONH2, यह है एमाइड, इसकी रिएक्शन Br2 विद 4KOH, Br2 विद 4KOH, तो ये हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, और ये यहाँ पर CO हट जाएगा और बन जाएगा RNH2। तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन बन गया। तो 1 डिग्री अमीन बनाने का एक मेथड हो गया कौन सा, हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। तो यहां पर देखो जरा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकंड इनकरेक्ट, नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल सही, बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 3rd। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां पर अगर बोला जाए कि बताओ यहां पर जो एमाइड है उससे एक कम कार्बन की अमीन्स बनेगी। क्लियर है। 1 डिग्री अमीन
और वो भी कितने की, एक कम कार्बन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपान में 2 पाई, अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपान में 2 पाई। और यहां पर किसके लिए पूछा गया है, 3p इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम लोग बात करें p के लिए जो होता है l बराबर होता है 1, s के लिए l बराबर होता है 0, d के लिए l बराबर होता है 2। अब यहां पर पुट करें l बराबर 1, तो बेटा 1 यहां पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2, और 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये रूट टू एच अपान में 2 पाई, रूट टू एच अपान में 2 पाई। अब देखो जरा, इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, तो रूट टू एच अपान में रूट टू इंटू रूट टू एच, तो ये रूट टू से ये रूट टू कट गया, ये रूट टू से रूट टू कट गया, और ये क्या आ जाएगा एच अपान में रूट टू पाई, एच अपान में रूट टू पाई। आंसर कौन सा हो जाएगा, एच अपान में रूट टू पाई। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, सेकंड। तो 53 का आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 फॉर एन एलिमेंट m, कोई एक एलिमेंट है m, उसकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दी हुई हैं 7.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर है 15.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद 340.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 520.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर देखिए, अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें सेम एलिमेंट की, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। अब अगर हमें पूछा जाए कि अगर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट जंप कहां पर आया। बेटा अगर हम लोग बात करें 7.9 से 15.5, यानी लगभग 2 गुना हो गया। लेकिन अगर यहां से 15 से 340, ये बहुत ज्यादा जंप है, लेकिन 340 से 520 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, तो हाईएस्ट जंप यहां आया, हाईएस्ट जंप यहां पर आया। और अगर हाईएस्ट जंप वाली लाइन से जितनी पहले आयनाइजेशन एनर्जी होंगी, उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 2, क्योंकि इस जंप से पहले कितनी आयनाइजेशन एनर्जी है, 2, तो यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हो गए, 2। अब बताओ, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 पता चल गया, यानी ये किस ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप, यानी ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। तो बताओ सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो बताओ ये m क्या होगा, +2, m क्या होगा, +2, और ये ऑक्साइड है -2। तो यहां पर पूछा गया है द फार्मूला ऑफ ऑक्साइड विल बी, तो इस मेटल के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर m+2 और ऑक्साइड होता है O-2, तो इसका क्या करेंगे, पहले सिंपल रेशियो, तो ये क्या आ जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका जो ऑक्साइड का फार्मूला होगा वो क्या होगा, MO। आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर फॉर द लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। बेटा लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपान में साइज, चार्ज अपान में साइज। चार्ज का मतलब यहां पर Q1 इंटू Q2, साइज यहां पर R²। अब देखो यहां पर बेटा जो दोनों ही यहां +2 -2, ऐसा +2 -2 +2 -2 +2 -2, यानी कि यहां पर चार्ज क्या है, सब में सेम, और डोमिनेटिंग फैक्टर होता है चार्ज, बट चार्ज यहां पर सेम है, तो हम लोग क्या देखेंगे, साइज। और लैटिस एनर्जी ज्यादा होने के लिए साइज क्या होना चाहिए, कम। तो लैटिस एनर्जी अगर ज्यादा चाहिए तो साइज होना चाहिए कम। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन तो कॉमन है, तो हम लोग देखेंगे मेटल का साइज। तो मेटल का साइज यहां पर देखो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का जो लैटिस एनर्जी MgO की लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और यहां पर देखो जरा, सब में गड़बड़ है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। क्या बात क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 56, यहां पर फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहा गया है कि बेसिक स्ट्रेंथ। अब बेसिक स्ट्रेंथ बेटा यहां पर बोल दिया गया कि एरोमेटिक अमीन की ज्यादा होती है अमोनिया और एलिफेटिक। बेटा एक चीज ध्यान देना, एलिफेटिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया और एरोमेटिक अमीन से ज्यादा होती है। और एरोमेटिक अमीन में जो लोन पेयर होता है एन का, नाइट्रोजन का, वो डीलोकलाइज होता है, और अगर ये डीलोकलाइज है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम। तो एरोमेटिक अमीन लेस बेसिक होती है देन एलिफेटिक अमीन। तो ये स्टेटमेंट हो गया बेटा गलत। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें गैसियस फेज में, तो गैसियस फेज में अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ ओनली डिपेंड ऑन प्लस आई। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन इन गैसियस फेज ओनली डिपेंड ऑन प्लस आई। अब बताओ प्लस आई 3 डिग्री अमीन में सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री अमीन में, देन 1 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया। क्योंकि यहाँ 3 प्लस आई, यहाँ 2 प्लस आई, यहाँ 1 प्लस आई, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगी गैसेस फेज में, 3 डिग्री अमीन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। तो ये करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, थर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, फॉर द गिवन रिएक्शन, यहां पर डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, कह रहे हैं कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। किस टेम्परेचर से ऊपर या किस टेम्परेचर से नीचे ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो देखो जरा बेटा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या निकाल लेना चाहिए, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और टी इक्विलिब्रियम डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस, टी इक्विलिब्रियम होता है डेल्टा एच अपान में डेल्टा एस। अब देखो जरा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालने के बाद पहले निकाल दें डेल्टा एच। बेटा डेल्टा एच कितना है, 35.5, 35.5 और किलो जूल में है, और ये क्या जूल में है, तो किलो जूल को जूल में बना लें, इनटू क्या कर दिया हमने 1000। तो ये हो गया डेल्टा एच जूल पर मोल, और डेल्टा एस लिखें तो 83.6, 83.6। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे बेटा तो जो टी इक्विलिब्रियम आएगा, टी इक्विलिब्रियम वो आएगा 424.6, 424.64 केल्विन, 64 केल्विन। तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब ध्यान दो बेटा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ये है टी इक्विलिब्रियम, टी इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम टी इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन कहां होगी, इक्विलिब्रियम में। अब यहां पर ध्यान दें, अगर डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाना फेवर्ड होता है यानी स्पॉन्टेनियस होगा, और टेम्परेचर घटाना नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर पर क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम में। तो जरा देखो, रिएक्शन कह रहा है कि कब स्पॉन्टेनियस होगी, यानी कि 424.64 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। क्लियर बेटा, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl कितना दिया हुआ है, Ksp। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl Ksp दिया हुआ, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl कितना है, Ksp। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन x मोलर KCl, यानी x मोलर KCl में सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। यानी क्वेश्चन किसका हो गया, AgCl, और यहां पर हमने क्या डाल दिया, KCl। तो Cl और Cl एक कॉमन आयन इफेक्ट हो गया, और कॉमन आयन इफेक्ट के क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी घट जाती है, तो सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी अब, H डैश। तो AgCl Ag प्लस प्लस Cl माइनस,
अब कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा, एस डैश। तो एस ये कितना होगा, एस डैश, और ये कितना होगा, एस डैश। अब जरा देखो, के सी एल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो के प्लस प्लस सी एल माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% टूटेगा, और ये कितना है, एक्स मोलर, ये कितना है, एक्स मोलर, तो ये कितना होगा, एक्स, और ये कितना होगा, एक्स। बेटा कॉमन आयन की प्रेजेंस में KSP नहीं बदलता, KSP ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो बताओ KSP AgCl का जो पहले था वही अभी भी होगा। तो मैंने लिखा KSP इक्वल टू Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन में, Cl माइनस आयन की कंसंट्रेशन। अब बताओ Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी लिख दें, H डैश, और Cl माइनस की H डैश प्लस एक्स, H डैश प्लस एक्स। लेकिन ये H डैश बहुत कम होगा किसके कंपेयर में, X से। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो यहां से बहुत ज्यादा मिला होगा, तो हम लोग X में H डैश जोड़ें या ना जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिखना है केवल X। मैंने S डैश को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बराबर क्या लिख दिया मैंने, KSP। अब बताओ हमें निकालना क्या है, एस डैश, यानी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन में हमने क्या मान रखा था, एस डैश। तो एस डैश बराबर क्या हो जाएगा, KSP बाई एक्स। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, फोर्थ। आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, amongst the given option which of the following molecules या आयन act as लेविस एसिड। इनमें से कौन मॉलिक्यूल या आयन लेविस एसिड है। बेटा लेविस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी इनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक, जरा यहां पर देखो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट और इसके पास लोन पेयर है, यानी कि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। यहां पर भी ऑक्टेट कंप्लीट, लोन पेयर है देने के लिए, ये भी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये सब तीनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर हम लोग देखें BF3 को, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 6, 2 2 4 2 6। तो बताओ क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और ये क्या कहलाएगी, लेविस एसिड। क्लियर है। और ये किस तरह काम करेंगे, लेविस बेस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करेगा। BF3 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आयरन हैज लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें आयरन लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जरा यहां पर देखो, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2, ये क्या है, मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहां पर आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। यहां पर अगर देखें K4FeCN6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो एक पोटेशियम का +1, तो 4 का हो जाएगा +4, +4 + x, एक CN -1, तो 6 CN का कितना हो जाएगा, -6 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +2। तो यहां भी फेरस फॉर्म में है। मेटल कार्बोनिल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। अब यहां पर देखिए इंटरस्टिशियल कंपाउंड है Fe0.94O, तो यहां पर हमने Fe के ऑक्सीडेशन स्टेट मान लिया x, और ये कितने हैं, 0.94, तो मैंने लिख दिया 0.94 x। ऑक्सीजन का -2, और ये कितना हो जाएगा, 0। तो x बराबर हो जाएगा 2/0.94। ये पॉइंट हटाओगे बेटा कितना आ जाएगा, 200, यानी 200/94, यानी ये 2 से क्या आ जाएगा, ज्यादा। तो ये मोर देन 2, मोर देन 2 हो जाएगा। तो ये 2, ये 2, ये 0, ये मोर देन 2। आंसर कौन सा हो जाएगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट FeCO5 में आयरन की है। क्या बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61,
ऑन मिक्सिंग ए सर्टेन एल्केन with chlorine and irradiating it with ultraviolet light, it form only one monochloroalkane, यानी कि वन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो यानी कोई एक एल्केन है, इसकी रिएक्शन, इसको क्लोरिनेशन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना, एक प्रोडक्ट, एक वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं बेटा कौन वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा, प्रोपेन। प्रोपेन। अब जरा देखना बेटा, अगर यहां का हाइड्रोजन हटाएंगे और क्लोरीन लगाएंगे तो क्या बनेगा, वन क्लोरोप्रोपेन। अगर यहां का हटाएंगे तो क्या बनेगा, टू क्लोरोप्रोपेन। और यहां से फिर ये तो सेम हो गया दोनों, यानी ये कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा, दो। बट हमें क्या चाहिए, वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, तो ये नहीं होगा। पेंटेन, 1 2 3 4 5, जरा देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम है, तो एक यहां से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, एक यहां से, ये और ये सेम हो गए, और एक यहां से, तो ये कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाएगा, 3। आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन बेटा ये है आइसोपेंटेन, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सेम, तो एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, 2 3 4, तो यहां से कितना मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा, 4। अब हम लोग देखें नियोपेंटेन को, तो नियोपेंटेन बेटा ये है। अब यहां पर देखो जरा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन क्या सेम है, यानी किसी एक से हटा सकते हैं, और इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, चारों वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई है, यानी ये मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, नियोपेंटेन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देगा। क्या बात समझ में आ रही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देगा, जब ट्रीट करते हैं उसको किससे, एसिड क्लोराइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यही रिएजेंट लेते भी हैं, एनहाइड्रस AlCl3 और एसिड क्लोराइड लेंगे, तो देखो जरा कौन नहीं देगा बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देते, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग, अगर बेंजीन में क्या लग जाए, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जैसे NO2 COOH, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ग्रुप है, NH3+, इनकी प्रेजेंस में, और भी काफी हैं, इनकी प्रेजेंस में रिंग क्या हो जाएगी, हाईली डीएक्टिवेटिंग, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। तो बेटा टॉलुइन, क्या ये +H है, और +H की प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की बढ़ाएगा, और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो फ्रीडल क्राफ्ट इजीली देगा। पैराजाइलिन, यहां पर भी +H, तो ये भी क्या देगा, इन दोनों में अच्छी खासी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगी। यहां पर देखिए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहां पर इसका डोमिनेटिंग इफेक्ट क्या है, -I, और वीक इफेक्ट क्या है, +M। बट इसका जो -I है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, तो यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है, क्लोरोबेंजीन के केस में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है। लेकिन बेंजोफिनोन अगर हम लोग देखें, ये बेंजोफिनोन के केस में स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा, रिंग को ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। क्लियर है बेटा। एक ऐसा ही ग्रुप अगर हम लोग और लिखें, एनिलीन, एनिलीन के केस में बेटा ये +H है, ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं बेटा AlCl3,
जो कि एक क्या है, लेविस एसिड, और यहां पर तुमने यूज किया बेस, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। इसलिए यहां पर एनिलीन के पास प्लस एम ग्रुप होने के बावजूद भी ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। रीजन हम लोग बताएंगे, एसिड बेस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। बेटा रेड फास्फोरस के साथ HI, रेड फास्फोरस के साथ HI, तो यहां पर ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसको ये क्या कर देगा, 100 रिड्यूस, और ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यानी कि ये जो कार्बन पहले कायरल तुम्हें दिख रहा है, देखो एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप हाइड्रोजन और CH, तो ये कार्बन क्या है, कायरल है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन जैसे रेड फास्फोरस के साथ HI कराएंगे तो ये CH और ये OH क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो यहां पर CH3 और ये भी क्या हो जाएगा, CH3, तो ये ग्रुप क्या हो गए, सेम। और अगर ग्रुप सेम हो गए तो इसकी कायरलिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। तो कह रहे हैं कि यहां पर B लूजेज इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय। तो यहां पर कायरलिटी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी इस प्रोडक्ट में। तो बताओ ये ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रियोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द IUPAC सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर। बेटा नॉमेनक्लेचर में जो फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ऑर्डर है वो पूछ रहा है कि कौन सा होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जा रहा है बेटा, तो सबसे ऊपर कौन सा है, COOH, देन सल्फोनिक, इसके बाद एसिड डेरिवेटिव CONH2 एमाइड, इसके बाद साइनाइड, इसके बाद आएगा एल्डिहाइड कीटोन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, COOH SO3H CONH2 देन CHO। क्लियर है, आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टेटमेंट 1, साइनोकोबालामीन द एंटी परनीसियस एनीमिया। एंटी परनीसियस एनीमिया बिल्कुल सही है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 ये एंटी परनीसियस एनीमिया का एंटी परनीसियस एनीमिया फैक्टर होता है, और इसमें इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, लेकिन किसका, कॉपर का नहीं, किसका, कोबाल्ट का। किसका होता है, कोबाल्ट का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। स्टेटमेंट नंबर 2, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड इज यूज्ड फॉर द, और ये क्या है बेटा, विल्किंसन कैटलिस्ट, इज यूज्ड फॉर द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बिल्कुल गलत, ये एल्कीन का क्या कराता है, हाइड्रोजिनेशन। तो स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बेटा आंसर की में इसका आंसर शायद सेकंड दिया हुआ है, आप इसको सही कर लेना। लेकिन अगर आपको मान लो आंसर सही करना है तो इस कॉपर की जगह क्या हो जाता, कोबाल्ट लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता। आंसर कौन सा हो जाता, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, इम्प्योर ग्लिसरीन इज प्यूरिफाइड बाय। बेटा ग्लिसरीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, लेकिन ये बॉयल होने से पहले ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज। इसलिए इसको अगर हमें प्यूरिफिकेशन करना है तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से करेंगे, या बोलो वैक्यूम डिस्टिलेशन से करेंगे। आपको इसको याद ही रखना है कि इम्प्योर ग्लिसरीन को प्यूरिफाई किस मेथड से करेंगे, वैक्यूम डिस्टिलेशन बोलो या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन का परसेंट है 69% और हाइड्रोजन का परसेंट है 4.8%, द रिमाइंडर बीइंग ऑक्सीजन। बाकी सब क्या है, ऑक्सीजन है। कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट द मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का मास बताओ, एंड वाटर प्रोड्यूस जो हुआ है उसका मास बताओ जब 0.2 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो कितना है, 0.2 ग्राम इज सब्जेक्टेड कंप्लीट कंबसन। बेटा यहां पर अगर हम लोग बात करें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में
कार्बन और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, उसको हम लोग कार्बन को CO2 के रिस्पेक्ट में और हाइड्रोजन को, कार्बन को CO2 के रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन को वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। चला देखो फार्मूला, परसेंटेज कार्बन इक्वल टू होता है, कार्बन में CO2 में कार्बन कितना है 12, मोलर मास 44, तो फार्मूला बनता है अपना 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपान में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है यानी 0.20 इंटू क्या कर देंगे बेटा 100। अब देखो यहां पर परसेंटेज और परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज कार्बन कितना बेटा 69, तो मैंने यहां पर लिख दिया 69। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है तो बहुत सिंपल, हमें ये वेट ऑफ CO2 निकालना है। तो देखो जरा वेट ऑफ CO2 इक्वल टू क्या लिखें, परसेंटेज कार्बन इंटू 44 इंटू 0.20 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, तो देखो जरा 69 इंटू 44 इंटू 0.20 डिवाइड बाई 12 इंटू 100। फिर से देखो जरा, परसेंटेज कार्बन क्या होता है 12 डिवाइड बाई 44 इंटू वेट ऑफ CO2 अपान में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100, तो यहां पर W बराबर कितना हो जाएगा, ये सब चीजें इधर से इधर चली जाएंगी। परसेंटेज कार्बन दिया हुआ है 69 इंटू 44 इंटू 0.20 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा 0.506 ग्राम। यानी कि यहां पर वेट ऑफ कार्बन है, यहां पर इतने 0.20 ऑर्गेनिक कंपाउंड में वेट ऑफ जो कार्बन है, ये वेट ऑफ CO2 वेट ऑफ CO2 कितना होगा 0.506 ग्राम। अब जरा हम लोग वाटर का वेट अगर निकालना हो तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा परसेंटेज हाइड्रोजन का। परसेंटेज हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन के दो एटम यानी कि 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर अपॉन में वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी 0.20 इंटू 100। अब परसेंटेज हाइड्रोजन दिया हुआ है और ये वेट ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो वेट ऑफ वाटर इक्वल टू परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है 4.8 इंटू 18 इंटू 0.20 डिवाइड बाई 100 इंटू 2। क्लियर बेटा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.0864 ग्राम। तो वेट ऑफ CO2 आ गया 0.506 और वेट ऑफ H2O आ गया 0.0864 ग्राम। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा फर्स्ट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, which one has same Van't factor I as that Hg2Cl2। Hg2Cl2 का जो वांट फैक्टर है इनमें से किसके बराबर होगा, तो देखते हैं जरा Hg2Cl2 इसको अगर ब्रेक करें बेटा तो ये होता है Hg2+2 मर्क्यूरस बेटा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये नंबर में कितना होगा 1 प्लस 2Cl-, तो बताओ इसका वांटा फैक्टर कितना हो गया बेटा 3। वांटा फैक्टर कितना हो गया 3, क्यों, 2 क्लोराइड आयन और 1 मर्क्यूरस आयन, टोटल नंबर ऑफ आयन कितना हो गया 3। अब जरा देखना है कि यहाँ पर 3 जो टोटल नंबर ऑफ आयन कहाँ पर है, यहाँ पर Na+Cl- 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट आयन 3 एल्युमिनियम नाइट्रेट, तो यहाँ पर 3 नाइट्रेट 1 एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 4, 3 सल्फेट और 2 एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 5, और हमें जो वांटा फैक्टर 3 चाहिए था तो 3 यहाँ पर किसके पास है सेकंड ऑप्शन। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
69। एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। इसको इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं हम लोग कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए, विद ए करंट ऑफ 3.0 एम्पियर। तो 10 मिनट तक हमने कितनी करंट फ्लो की? 3 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड? तो कैथोड में कितना मास कॉपर का डिपॉजिट होगा? ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम लोग लगाएंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ से लिए वेट डिपॉजिट ग्राम में कितना होता है? W इक्वल टू EIT अपान में 96,500। EIT अपान में 96,500। ये फार्मूला लगाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। E क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंट वेट, जिसका डिपॉजिट हो, जो डिपॉजिट होने जा रहा है। I है करंट, T है टाइम इन सेकेंड, और 96,500 1 फैराडे की वैल्यू होती है। अब जरा यहाँ पर देखें बेटा, सॉल्व करें। E इक्विवेलेंट वेट, बेटा इक्विवेलेंट वेट कॉपर यहाँ पर किस रूप में है बेटा? कॉपर +2, n फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? 2। और तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपान में n फैक्टर। मोलर मास कितना हो जाएगा? 63.5 डिवाइड बाई n फैक्टर 2। I की वैल्यू यहाँ पर रखें 3 एम्पियर, टाइम सेकंड में, लेकिन यहाँ पर मिनट में लिखा हुआ है 10, इंटू लिख देंगे बेटा कितना? 60 डिवाइड बाई 96,500। 96,500। तो बेटा यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5922 ग्राम। 0.5922 ग्राम। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। क्लियर है बेटा? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 70। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ा दें ऑफ द रिएक्शन लीड्स टू द चेंज इन, किसमें चेंज आ जाएगा बेटा? अगर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी में चेंज नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ जाएगा पर यूनिट टाइम में। तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, यानी कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो 70 का आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 71। द ज्योमेट्री एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बेटा कॉम्प्लेक्स है निकिल CO होल 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। तो NiCO होल 4, अगर हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें निकिल के, तो मेटल कार्बोनिल में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब निकिल का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो निकिल होता है 28, यानी 4s2 3d8। 4s2 3d8। अब देखिए जरा, ऐसा कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं है जिसमें s की जरूरत ना पड़े, यानी हर हाइब्रिडेशन में हमेशा s हमें क्या चाहिए? वैकेंट चाहिए। और यहाँ पर बेटा s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो ये +2 +3 कुछ भी होता था तो s के इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे तो वैकेंट हो जाता था, लेकिन यहाँ पर निकिल 0 है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बेटा 3d में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। अब ये हो जाएगा बेटा क्या? 3d10 4s0। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 चाहिए, यानी 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमें खाली चाहिए, उनकी क्या होगी? मिक्सिंग। अब देखो तो 4s, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 4s के बाद क्या होगा? 4p। तो एक ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल ये, इन सब की मिक्सिंग होगी और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। और sp3 का जो शेप होगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। अब देखो यहाँ पर D10 है और D10 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यानी यह क्या होगा? डायामैग्नेटिक। तो D10 का केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। अब बताओ इनर D यहाँ पर कोई बचा नहीं, यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, यानी ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर तो स्क्वायर प्लानर, जब ये DsP2 होता तो स्क्वायर प्लानर होता, गलत हो गया। ऑक्टाहेड्रल तो हो ही नहीं सकता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ये नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल sp3 के केस में क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होगा? डायामैग्नेटिक। आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? 4।
क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, द टाइप ऑफ द आइसोमेर इज सोन बाय द कॉम्प्लेक्स। बेटा यहां पर COEN होल थ्राइस +3 है। अब यहां पर अगर देखें एक ऑप्शन दिया है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर के लिए कैसा लिगैंड चाहिए, कैसा लिगैंड चाहिए, एम्बिडेंट, और यहां पर एम्बिडेंटल लिगैंड नहीं है तो बताओ लिंकेज आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है। और कोऑर्डिनेशन आइसोमर, बेटा कोऑर्डिनेशन आइसोमर के लिए कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, ओनली कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन आइसोमर भी नहीं होगी। अब देखते हैं या तो ज्योमेट्रिकल होगा या तो ऑप्टिकल, इन्हीं में से कोई ऑप्शन होगा। अब अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का क्वेश्चन है MAA होल थ्राइस। इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। कौन शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक केस और है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, याद रखना है कि वो शो नहीं करता। MAA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, कैपिटल ए क्या रिप्रेजेंट करता है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। MAA A4, इस तरह के भी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इस तरह के MAA होल थ्राइस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है बट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट 1,2-साइक्लोपेंटेन डाइऑल। 1,2-साइक्लोपेंटेन डाइऑल, तो बना लेते हैं 1,2-साइक्लोपेंटेन डाइऑल। ये हमने साइक्लोपेंटेन बना लिया और इसके 1,2 पर क्या लगा हुआ बेटा, डाइऑल। ठीक है, 1 और ये 2, तो ये बन गया 1,2-साइक्लोपेंटेन डाइऑल। इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, HiO4 के साथ। तो HiO4 बेटा एक ऐसा रिएजेंट है जो किस पर काम करेगा, देखना जरा। डाई कीटोन हो, एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, डाई कीटोन, या CO और OH अगल बगल हो, या 2 OH अगल बगल पोजीशन यानी विसिनल पोजीशन पर हो, तो इन पर ये क्या करता है, HiO4 वर्क करता है। अब देखना है करता क्या है, इन सब बॉन्ड को ये तोड़ दो और सब साइड में, दोनों साइड में क्या करना है, हमें एक एक OH दे देना है। बस जो प्रोडक्ट बनना होगा वो अपने आप बनता दिखाई देगा। जरा देखो यहां पर, ये बॉन्ड तोड़ना है, एक OH बेटा इसको देंगे, एक OH इसको। अब बताओ जरा, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं तो ये क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। अब बताओ ये क्या बना, CHO। अब रिंग टूट जाएगी ना बेटा, CHO, और ये भी क्या बनेगा, वाटर निकाल दो, क्या बचा, CHO। यानी कि 5 कार्बन की चेन है और उसके टर्मिनल पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 2 CHO। तो बताओ ये देखो 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, यहां पर भी CHO और यहां पर भी CHO, यानी ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर बेटा। अब यहां पर देखो इसने 6 की रिंग बना दिया और यहां पर तो बॉन्ड भी नहीं टूटा, ये अल्कोहल यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो आंसर ये क्या हुआ इसका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, आइडेंटिफाइड द X इन सीक्वेंस। यहां पर पूछा है कि ये X क्या होगा। ये बेटा एक कंपाउंड है C3H8O, C3H8O। अच्छा ये मॉलिक्यूल, अच्छा इसकी देखें DU, तो 3 कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन कितने हैं, होने कितने चाहिए, डबल से 2 ज्यादा, तो 3 दूनी 6 2 8, यानी जितने हाइड्रोजन चाहिए उतने हैं, यानी इसकी DU कितनी हो गई 0। यानी 3 कार्बन है और DU 0 है, और DU 0 होने का मतलब ये अल्कोहल होगा या तो ईथर होगा, अल्कोहल होगा या ईथर होगा, एल्डिहाइड कीटोन नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं होगा। अब ये अल्कोहल, अल्कोहल, ईथर, इन 3 में से कोई आंसर होगा। जरा इसको उल्टा अगर हम लोग उल्टा करके देखें तो ये ज्यादा सिंपल लग रहा है मुझे। देखना जरा बेटा, ये बना है आइडोफॉर्म, ये बना है आइडोफॉर्म, इसकी रिएक्शन C3H6O
कि रिएक्शन I2 विद बेस से कराया हमने, तो आयोडोफॉर्म हो गया। इसका मतलब आयोडोफॉर्म रिएक्शन वही देते हैं जिसके पास क्या हो, मेथिल कीटोन ग्रुप हो, CH3CH, या तो CH3CHOH हो या तो CH3CO, ये ग्रुप होगा, इसके पास ये ग्रुप होंगे दोनों में से कोई एक, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब देखो ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसका मतलब कि अगर ये अल्कोहल होता तो ये यहां पर 1 कार्बन और बढ़ जाता, ठीक। अगर ये कीटोन है तो ये क्या होना चाहिए, एसीटोन, क्योंकि टोटल कार्बन 3 चाहिए, तो हम यहां पर एक और CH3 लिख दे रहे हैं। तो अगर ये अल्कोहल है तो ये अल्कोहल होना चाहिए, अगर ये कीटोन है तो ये कीटोन होना चाहिए। अब देखो जरा, लेकिन यहां पर ये क्लियर हो गया कि ये अल्कोहल या ईथर है, ठीक। अब ध्यान देना, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, K2Cr2O7 से, और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में, एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में, लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल पर रिएक्शन नॉर्मली नहीं करते। तो देखो जरा, यहां पर ये बना है क्या, एक ऑक्सीजन, यानी एसिड तो नहीं है। अगर ये एसिड नहीं है तो इसका मतलब कि ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं है, और 1 डिग्री होता तो ये एसिड बनता, और एसिड बनता तो इसके पास 2 ऑक्सीजन होने चाहिए, यानी 1 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता। यहां पर देखो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक। अब ध्यान दो, ईथर को ये ऑक्सीडेट, अगर ये एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है तो यानी कि ये क्या है, ये क्या है, अल्कोहल होगा, ईथर नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कीटोन, और 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो पहले एल्डिहाइड देन एसिड ही बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर एक O आया है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि ये अगर 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो एसिड बनता, यानी ये तो एल्डिहाइड, यहां सॉरी, यहां पर अल्कोहल में 1 डिग्री तो नहीं है क्योंकि एसिड बन जाता। इसका मतलब ये क्या है, 2 डिग्री, और 3 डिग्री को तो ऑक्सीडाइज करता नहीं, यानी ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री कार्बन ये उससे जुड़ा हुआ है OH, आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। क्लियर है। तो एक बार इसको समराइज करें, ये बना है आयोडोफॉर्म I2 विद बेस के साथ रिएक्शन, यानी कि इसमें से ये जो एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब जरा एक चीज और यहां से क्लू मिल रही है, देखो जरा, 3 दूनी 6, यानी डबल कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन है, यानी इसके पास DU कितनी है, 1। और अगर ये अल्कोहल होता तो इसका मतलब कि DU 0 है इसके पास, यानी ये नहीं है, क्या है ये, यानी ये कौन सा कंपाउंड है, एसीटोन। और एसीटोन तभी बनेगा जब ये क्या हो, 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल बेटा कौन सा, यही है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 75, ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट 1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5। बेटा H2SO5 अगर देखें, H डबल बॉन्डो OH OH, ये है H2SO5, यानी कि यहां पर एक क्या है, परऑक्सी लिंकेज है। जरा देखो, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें अगर निकालना है तो इसको बॉन्ड को अगर इस तरह तोड़ें तो ये -2 +2 -2 +2 -1 +1 -1 +1, ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 6। स्टेटमेंट नंबर 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, +6, स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट। 2, रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्टेंट, बिल्कुल सही है, रिडक्टेंट ही क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। सर स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, 4th। क्लियर है बेटा। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने प्री उपेन सर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, तो वो जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, गुड इवनिंग सभी को। नमस्कार सभी लोगों को, मैं उपेन सर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पेपर 51 to 75 क्वेश्चन रवि उत्तम सर ने किया है।
तो रवितों सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं 76 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो 76 क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया क्या, द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन ऑफ ए गिब्स की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या एक कंपाउंड दिया हुआ है, पूछा गया क्या Br2/NaOH और दूसरा हीट कर रहे हैं तो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे Br2/NaOH या KOH लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग, हाफ मैन, क्या बोलते हैं, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ब्रोमामाइड रिएक्शन हो जाएगा सर। तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग हाफ मैन ब्रोमाइड में क्या होता है, 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, CO, यहाँ पर CONH2 किसमें चेंज हो जाता है आपका 1 कार्बन लेस प्राइमरी एमीन की बात करेंगे तो इसमें चेंज हो जाता है आपका 1H2। यहाँ बोल सकते हैं 1 कार्बन लेस, क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइमरी एमीन। अब सर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, यहाँ बात करें हम लोग तो यहाँ देखो क्या दिया है आपका, यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पहले बनाइए आप, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन बना दिया C, यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है आपका NH2 और यहाँ पे क्या लिखा आपका है CO, यहाँ पर लिख दें हम लोग OCH3। अब हम लोग क्या करें, पहला स्टेप बोला गया है क्या 1, यहाँ पर Br2/NaOH हमने लिया है। तो जब हम लोग हाफ मैन ब्रोमाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा आपका CONH2, यहाँ पर CO क्या होगा आपका, क्या होगा आपका लेस हो जाएगा। तो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर हम ऐसे बना लें, यहाँ पर CH2, यहाँ पर होगा क्या NH, क्या होगा आपका 2 हो जाएगा NH2 और यहाँ पर क्या होगा आपका CO, यहाँ पर O, यहाँ पर क्या होगा आपका CH3। और जब इसको हम लोग हीट कर देंगे तो हीट करने पे क्या होगा आपका, यहीं पे हम लोग बात करते हैं, हीट करने पर क्या होगा आपका, हीट करने पर आपका यहाँ से H और यहाँ से क्या होगा आपका O, यहाँ पे क्या होगा आपका ये ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या किस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप, यहाँ पर हम लोग ऐसे बना देंगे क्या, यहाँ पर C, यहाँ पर लिख दीजिए आप CH2 और यहाँ पर क्या होगा आपका C डबल बॉन्ड, यहाँ पर O हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका NH हो जाएगा। तो किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड इज द, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 76 का आंसर क्या होगा आपका थर्ड होगा, ठीक है ना। आइए बात करते हैं 77 की बात करते हैं हम लोग। 77 में क्या पूछा गया है, ट्रिक द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लिक एसिड की बात किया गया है, कौन सा क्या होगा इसमें ट्रू नहीं है। तो पहला दिया हुआ है द हाइड्रोलिसिस ऑफ DNA प्रोड्यूस बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज, तो ये तो आपका सही है। यहाँ द हाइड्रोलिसिस ऑफ RNA प्रोड्यूस थाइमीन, तो थाइमीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, क्या करते हैं यूरेसिल, क्या बोलते हैं हम लोग यूरेसिल, URACEIL, यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता है, ठीक ना। क्या होता है थाइमीन, क्या होता है आपका यूरेसिल होता है, तो यही आपका क्या होगा नॉट ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं 78 की बात करते हैं हम लोग। तो 78 में क्या पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट हमारे दिए गए हैं, पूछा गया है क्या यहाँ पे कि क्या अगर हम लोग बेंजीन की रिएक्शन CO, HCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, बेंजल्डिहाइड जब बन जाएगा तो यहाँ पूछा गया है कि किस कौन से रिएक्शन होगी, तो गाटरमैन रिएक्शन नहीं सर, गाटरमैन क्या होगा यहाँ पे कोच रिएक्शन होता है, क्या बोलेंगे गाटरमैन कोच रिएक्शन KOCH, गाटरमैन क्या होगा आपका कोच रिएक्शन हो जाएगा, क्या होगा आपका गाटरमैन कोच रिएक्शन होता है, गाटरमैन रिएक्शन नहीं होता।
तो क्या होगा आपका, ये गलत हो जाएगा। यहां बोला गया है क्या, यहां पर लिख दिया गया है क्या आपका, क्या जब तक क्या बोलेंगे, टॉल्यूइन की रिएक्शन यहां नहीं लिखा है आपका CrO2, यहां पर Cl2, और हम लोग ऐसे लेंगे तो CrO2 Cl2 किसके लिए होता है बताइए आप लोग, किसके लिए होता है, जल्दी से बताइए क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है आपका, बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा आपका, स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होगा आपका इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देखो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर CrO2 Cl2 यहाँ पे मिसमैच हो गया, यहाँ पे मैच लिख दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ पर 79 की बात करते हैं। तो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्या आपसे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन, लिखा हुआ क्या, हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ, लिखा हुआ है कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो बताइए आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, ये सही है या गलत है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। तो क्या होगा आपका, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो क्या होगा आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट सेकेंड में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे सर हम लोग। तो यहां पर देखा जाएगा तो सर याद रखिएगा, देखो ये दिया हुआ है क्या, एल्डिहाइड, यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पर ईथर, और यहाँ पे क्या दिया आपका, सिर्फ और सिर्फ एल्केन दिया हुआ है। तो बताइए इसमें क्या होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। तो याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले कौन सा होता है, एल्कोहल होता है, फिर कौन सा होता है, एल्डिहाइड होता है, फिर कौन सा होता है, ईथर होता है, फिर कौन सा होता है, एल्केन होता है। तो ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए था, करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए था आपका, क्या होना चाहिए था आपका, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा गया आपसे, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH2 और यहाँ पे क्या होगा आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पे ले लीजिए आपका CH2 और क्या होगा आपका OH। तो आपका क्या होगा, सबसे पहले एल्कोहल होना चाहिए, फिर क्या 1 2 3 4 की बात करेंगे, तो यहाँ पर CH3 CH2 और क्या होगा आपका CHO एल्डिहाइड हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर O C2H5 हो जाएगा। और फिर क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे 5 कार्बन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा आपका CH3, और यहाँ पे क्या ले लीजिए 1 2 3, यहाँ हो जाएगा आपका CH2, यहाँ पे 3, और इसकी CH2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या ले देंगे हम लोग CH3 हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना, यह आपका क्या होगा, आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा आपका सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या यहाँ पूछा गया है, क्या होगा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही जानदार था, एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, एनसीईआरटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं, 80 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया आपका, क्या देखो यहाँ पे टॉल्यूइन की जब रिएक्शन KMnO4 H+ आयन और हीट करते हैं तो ए बना है, और ए का हम लोग क्या कराए हैं कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4, तो बी बना है, पूछा है कंपाउंड बी क्या होगा। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर दीजिए, क्या बनेगा बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिए क्या बनेगा। चलिए हम बताते हैं आप लोगों को हैं, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर C6H5CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्यूइन बोलते हैं। जब टॉल्यूइन की रिएक्शन KMnO4 के साथ जब हम लोग कराएंगे H+ आयन और क्या होगा इसको हीट कर देंगे, तो सबसे पहले क्या बनता है आपका, यहाँ पर क्या बनेगा आपका एसिड बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका COOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। और जब बेंजोइक एसिड को कंसनट्रेट HNO3 कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, क्या होगा आपका
डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो मेटा पोजीशन पर क्या होगा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसकी हम लोग क्या कराएंगे, कंसंट्रेट HNO3 आबलिक कंसंट्रेट हम लोग ले लें क्या, हम लोग H2SO4 ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, इसके मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे इसको हम लोग COOH, और यहाँ पे क्या होगा आपका NO2, तो क्या बोलेंगे, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बोल देंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। तो आप मैच कर सकते हैं। यहाँ देखो आर्थो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है आपका, मेटा दिया हुआ है। तो यही आपका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया है, आर्थो, यहाँ पे क्या दिया है आपका, मेटा। ठीक है ना। तो थर्ड इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपसे, आइए बात करते हैं 81 का। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर पूछा है फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम की बात किया गया है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। चलिए सभी लोग का आंसर क्या है आपके, ठीक है, सभी लोग का आंसर सही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करते हैं क्या, क्लोरीन एटम की बात करते हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्या होगा आपका, नियान प्लस फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3s2 और फिर हम लोग क्या लिखेंगे 3p5। तो 5 2 7 17 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी बात किया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें यहीं पे, तो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और p के लिए क्या होगा, l की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और p के लिए अगर क्या होगा आपका, l की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब फिर क्या होगा, यहाँ पे m की बात करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या होगा आपका, प्लस माइनस क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखे हम लोग, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और यहाँ हम लोग बात करते हैं p सबसेल की बात करते हैं तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। तो यहाँ पूछा गया है क्या अनपेयर्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन है p में, 5 हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्या आपसे, तो देखो 1 2 3 4 और 5। तो क्या पूछा गया है आपसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 3 दोनों सही हैं। यहाँ l की वैल्यू 1, यहाँ l की वैल्यू 0 है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, l की वैल्यू क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। m की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी बोल सकते हैं -1 0 +1, ये डिसाइड तो होता नहीं है, +1 -1, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या, m की वैल्यू क्या हो सकता है आपका 1। तो 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन क्या होगा 81 का, थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ हम लोग बात करें क्या, 82 की बात करते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। 82 में पूछा गया है व्हेन कंपाउंड ए रिएक्ट विथ O3 एंड H2O देन क्या बन गया आपका CH3COH एसिटिक एसिड एंड क्या बन गया आपका एसीटोन आर ऑब्टेन, कंपाउंड ए क्या होगा, जल्दी बोलिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। यहाँ 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, बताइए कंपाउंड ए क्या होगा आपका। देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ हम मान लीजिए इसकी बात करें, अगर पहले की ही बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या बात करें CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, यहाँ पर CH3 देख लीजिए, और CH3 की बात करते हैं हम लोग हैं। तो इसकी अगर हम लोग क्या कराएं, ओजोनोलिसिस करा दें, क्या करा दें, ओजोनोलिसिस एंड H2O क्या करें हम लोग, H2O करा देते हैं हम लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पर ये बॉन्ड क्या होगा आपका, यहाँ पर ये बॉन्ड टूट जाएगा। जब बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, तब यहाँ पर O और यहाँ पे O हो जाएगा। और जब यहाँ पे बात करें हम लोग क्या, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CHO हो जाएगा, अब प्लस क्या बन जाएगा आपका CH3CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा। और जब हाइड्रोलिसिस इसकी करा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका CH3COOH हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड,
प्लस क्या बन जाएगा आपका एसीटोन। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं सर, इसको हम लोग यही बोल सकते हैं एसिटिक एसिड बन गया और प्लस क्या बन जाएगा एसीटोन। तो फर्स्ट ऑप्शन यही पे क्या आपका है, आपका देखिए यही आंसर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ करेंगे तो क्या बनेगा आपका एसीटल्डिहाइड पर देखो क्या बन गया आपका यहाँ पे CH3 तो 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे CH3 यहाँ पर क्या होगा आपका OH हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका CH3, तो क्या हो जाएगा CH3C यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका पूछा क्या है कंपाउंड, ये पूछा है तो यही आपका क्या होगा फर्स्ट इज द क्या होगा आप यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम लोग क्या, हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या 83 की बात करते हैं। पूछा गया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा है डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जो डिपेंडेंट होगा तो याद रखिएगा, डिपेंडेंट की बात करें तो क्या होता है याद रखिएगा, मोलरिटी और नॉर्मलिटी क्या होती है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती हैं। और मोलरिटी देखो लिखा हुआ है मोलरिटी, वेट परसेंटेज क्या होते हैं मोल फ्रिक्शन, ये सब क्या होते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो पूछा गया डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर तो याद रखिएगा मोलरिटी, और बात करें हम लोग क्या नॉर्मलिटी, क्या होता है आपका नॉर्मलिटी, दोनों क्या होते हैं टेम्परेचर पे क्या होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, और इन तीनों की बात किया जाए तो क्या होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिपेंडेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट इज द यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग है किसकी 54 की बात करें तो पूछा गया क्या एट STP द डेंसिटी ऑफ मिथाइल, क्या पूछा है मिथाइल क्लोराइड इन ग्राम पर लीटर विल बी नियरेस्ट टू। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, STP पे पूछा गया है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग। चलिए सभी लोग के आंसर लगभग सब सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, आप जानते हैं मास इज इक्वल टू क्या होता है, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू क्या होता है डेंसिटी होता है। तो यहाँ क्या पूछा आपसे है, क्या पूछा आपसे है डेंसिटी पूछा है। ठीक ना, तो मास अगर निकाल लीजिए तो मिथाइल क्लोराइड CH3Cl की बात करें हम लोग तो इसका मास पूछे तो कार्बन का कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा प्लस का 3, और प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो पूरा मोलर मास कितना हो जाएगा आपका 50.5 हो जाएगा सर। अब यहाँ पे दिया मास दे दिया है तो क्या निकालेंगे हम लोग, क्या यहाँ पे दे दिया क्या आपसे 50.5 हो गया है, इज इक्वल टू वॉल्यूम कितने पूछा है STP पे, तो STP पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 22.4 क्या होता है लीटर होता है। तो 22.4 इंटू क्या पूछा आपसे डेंसिटी, क्या पूछा आपसे डेंसिटी पूछा है तो ये डेंसिटी हम लिख देंगे। तो डेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो नियरेस्ट वैल्यू कितनी आएगी, क्या होगा आपका 50.5 डिवाइड बाई 22.4, तो आंसर कितना काटे पीटेंगे तो कितना आएगा आपका 22 दूना 44, तो कितना आएगा आपका 2.25 आपका आंसर आ जाएगा, 2.25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आंसर थर्ड इधर क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग हैं 85 की बात करें हम लोग, 85 में क्या पूछा गया आपसे ध्यान से देखिएगा आप लोग, पूछा गया था कंपाउंड हुज एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट पीएच की बात किया गया, क्या गया है हाईएस्ट पीएच की बात करेंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में इसका हाईएस्ट पीएच कौन सा होगा आपका, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए बताइए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग जी। सभी लोग आंसर लगभग सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। तो चलिए बताते हैं हम लोग हैं, यहाँ बात करते हैं क्या हाईएस्ट पीएच की बात किया है। यहाँ अगर हम लोग बात करें NaCl सोडियम क्लोराइड NaCl की बात करें तो क्या होगा आपका स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है
तो यहाँ पर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के साल्ट की बात करेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यही बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट मीन्स क्या होगा आपका NaHCO3, तो क्या बात करें यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो NaHCO3 हो जाएगा। ये एसिडिक साल्ट है और एसिडिक साल्ट की बात करेंगे तो पीएच क्या होगा आपका लेस देन क्या होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो पीएच लेस देन क्या होगा आपका 7 हो जाएगा। यहाँ बात करें अमोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, NH4Cl की बात करते हैं, अमोनियम क्लोराइड तो क्या होगा आपका यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा वीक बेस स्ट्रांग एसिड का साल्ट है। किसका है? वीक बेस स्ट्रांग एसिड का साल्ट है। जब वीक बेस स्ट्रांग एसिड का साल्ट है तो यहाँ पर भी पीएच क्या होगा आपका, यहाँ पर पीएच लेस देन 7 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है हाईएस्ट पीएच, तो यहाँ पर अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की बात करते हैं, सोडियम कार्बोनेट की बात किया जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या होगा आपका वीक एसिड और क्या होगा आपका स्ट्रांग बेस का साल्ट है। वीक सोडियम कार्बोनेट वीक एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस का साल्ट है तो इसका पीएच कितना होगा आपका मोर देन 7 हो जाएगा। पीएच क्या होगा आपका मोर देन 7 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पीएच पूछा है तो फोर्थ इज द यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहे हमारे क्या आपके हाईएस्ट पीएच की वैल्यू। ठीक है ना, आइए बात करते हैं हम लोग हैं 86 की बात करते हैं, सेक्शन बी की बात करेंगे हम लोग 86 की। पूछा है क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनाल हैज द हाईएस्ट pKa वैल्यू। क्या पूछा है हाईएस्ट pKa वैल्यू। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने बहुत अच्छी बात है। चलिए आप सभी लोग के आंसर सही हैं। ठीक है, यहां हम लोग अगर बात करते हैं क्या pKa वैल्यू मान वैल्यू की बात करते हैं तो यार तो यहाँ पे दिया हुआ आर्थोनाइट्रोफिनाल की बात करेंगे तो इसका पीएच कितना होता है, याद रखिए pKa वैल्यू कितना होगा 7.2 होता है। आर्थोनाइट्रोफिनाल की pKa वैल्यू कितनी होती है 7.2 होता है। और फिनॉल की बात करें यहीं पे तो फिनॉल का कितना होता है 10.0 होता है। कितना होता है 10.0। और आर्थोक्रिसाल की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है आपका 10.2 होता है, 10.2 हो जाएगा आपका। और बात करें हम लोग का पैरानाइट्रोफिनाल का तो पैरानाइट्रोफिनाल का कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना होता है आपका 7.1 होता है। कितना होता है 7.1। ये एनसीईआरटी में वैल्यू दी हुई है pKa की वैल्यू। तो देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताइए हमारा। यहाँ पे आर्थोक्रिसाल का फार्मूला क्या होता है आप जानते भी हैं C6H5, यहाँ पर OCH3, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्या बोले हम लोग क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ बात करते हैं क्या इसको हम लोग बोले क्या, हम लोग यहाँ पर इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या OH और यहाँ पे क्या हुआ आपका CH3, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, यहाँ पे देखिए आर्थोक्रिसाल यहाँ पे क्या OCH3 हो जाए, ये भी हम लोग क्या होता है आपका आर्थोक्रिसाल। तो ये पूछा गया कि वैल्यू कितनी होगी तो 10.2 यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एक और यही पूछा जाएगा इसके बाद हाईएस्ट pKa वैल्यू, तो याद कर लीजिएगा एथेनॉल की बात करेंगे। यहाँ एक स्टार पॉइंट बना के लिख दीजिएगा एथेनॉल। बताइए आप लोग एथेनॉल का पूछेगा आपसे क्या pKa वैल्यू बताओ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। एथेनॉल का pKa वैल्यू कितना होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर सही लगभग है। कितना होगा आपका 15.9 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें ए ऑप्शन नहीं दिया था, जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन की रिगार्डिंग क्या होगा यहाँ पे थर्ड इज द क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग के आंसर लगभग सही है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 87 की बात करते हैं। तो 87 की बात करें यहाँ पे क्या फिनॉल की रिएक्शन अगर हम लोग क्या क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कराएंगे तो पूछा है यहाँ पे ए क्या बनेगा KCl प्लस H2O दिया हुआ है।
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एबव रिएक्शन की बात किया गया है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बताइए आपको, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा आपका क्या C6H5, यहाँ पर क्या होगा आपका OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CO। तो क्या बोलेंगे हम लोग, क्या देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो क्या आर्थो क्या बन, देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका क्या बनेगा आपका CHO, ठीक है ना। ये कंपाउंड बन जाएगा। और इस कंपाउंड के बाद पूछ रहा क्या, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, पूछ रहा क्या इंटरमीडिएट। तो याद रखिए देखो यहाँ पे इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट इज इलेक्ट्रोफाइल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया आपका, इंटरमीडिएट इज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। याद रखिएगा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल ही बनता है। और क्या बनता है यहाँ पर, CCl2 की बात करेंगे तो डाइक्लोरोकार्बिन होता है। यहाँ पूछता है आपसे क्या, डाइक्लोरोकार्बिन बताइए लुईस एसिड होता है या लुईस बेस होता है। याद रखिएगा डाइक्लोरोकार्बिन क्या होता है, यहाँ पर लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि दिखने में तो लग रहा है इसके पास लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर किसी को डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि ऑक्टेट क्या है आपके, इनकम्प्लीट थे। क्या बोलेंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है ना। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहीं पे आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं 88 की बात करें हम लोग। तो 88 की बात करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि फिनाल को अगर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहला एक क्या बन जाएगा आपका, बेंजीन बन जाता है। फिनाल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन बन जाता है। और बेंजीन को जब हम लोग एनहाइड्रस AlCl3 और क्या ले लें हम लोग CH3Cl तो क्या बन जाएगा आपका, टॉल्यूइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, टॉल्यूइन, CH3 बन जाएगा। और जब इसको हम लोग 2 मोल यहाँ पे क्या Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हीट कर देंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका C, यहाँ पर क्या बनेगा CH और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका Cl2 बन जाएगा, ठीक है ना। और जब हम लोग यहाँ पे एक्वस NaOH लेंगे तो यहाँ से NaCl2, यहाँ से 2 मोल ले लेंगे, 2 NaCl निकल जाएगा। इसका मतलब सर यहाँ पे पहले क्या बनेगा आपका, यहाँ पे आपका ऐसे बन जाएगा क्या CH और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका OH और OH हो जाएगा, मतलब क्या 2 Cl निकलेगा तो क्या 2 OH जुड़ जाएंगे। और आप जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, तो यहाँ से H2O और यहाँ से क्या बन जाएगा, H निकल जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका, देखिए यही बन जाएगा आपका CHO। ऐसे थोड़ा बना दें और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा इसको थोड़ा ऐसे बना दें। C यहाँ पर क्या होगा आपका HO हो जाएगा। तो कौन सा इसमें आंसर होगा बताइए, यहाँ पे कौन सा आंसर होगा आपका, देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका थर्ड इज यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं 89 की बात करें तो मैचिंग पूछा गया आपसे है, तो मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो देखो सर क्या दिया, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड की बात करेंगे तो एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, साइक्लिक प्रोसेस, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से, आप लोग आंसर जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या इसका आंसर होगा, आंसर दीजिए जल्दी से आप लोग। चलिए सभी लोग के आंसर लगभग सही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को कि क्या होना चाहिए। तो देखिए सर यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ आपसे है, यहाँ पर बात करेंगे हम लोग तो दिया हुआ एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी आपकी, निगेटिव होती है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। और इंडोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा G की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा G क्या होता है, लेस देन 0 मीन्स क्या होता है आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होता है। और डेल्टा G ग्रेटर देन 0 क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और डेल्टा G इज इक्वल टू 0 क्या होता है आपका, इक्विलिब्रियम होता है। साइक्लिक प्रोसेस की बात देखो, हाँ तो यही बात देख लीजिए यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखो एक्सोथर्मिक के लिए तो यहाँ पे कौन सा दिया आपका
एक ही ऑप्शन दिया है थर्ड, यहाँ पे देखो बी का फोर्थ दिया हुआ है, सी का फर्स्ट। मतलब क्या, साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे तो डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी की भी बताया आपने, क्या डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है 0, तो सेकेंड हो जाएगा, मीन्स क्या होगा आपका फोर्थ इज द, यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्या 90 की बात करें तो यहाँ पे 90 में क्या दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पूछा है क्या आपसे, टू स्टेटमेंट में पूछा गया क्या, आयरन कार्बोनिल Fe CO5 इज होमोन्यूक्लियर। इसका मतलब सब क्या होता है, अगर सेम टाइप का क्या हो आपका लिगेंड्स हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, होमोन्यूक्लियर बोलते हैं। तो देखो क्या सेम ही टाइप का है आपका कंपाउंड जुड़े हुए हैं तो क्या होगा आपका होमोन्यूक्लियर। यहाँ बात करें CONH3 4Cl2 है, इज द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोलिटिक कॉम्प्लेक्स। हाँ तो सही है, हेट्रोलिटिक भी हो जाएगा क्योंकि देखो Cl है और क्या है आपका अमोनिया है, सेंट्रल एटम से दो आपका क्या है, दो एटम अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही हैं। तो 90 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। 90 का आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग हैं 91 की। पूछा गया क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पूछा है क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज यूज्ड टू इनहिबिट द ग्रोथ ट्यूमर। मतलब ग्रोथ ट्यूमर के ग्रोथ को इनहिबिट कम करे, ऐसा कौन सा ऐसा पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, या बात करें हम लोग क्या, या आपको याद होना चाहिए, आपके मोल कंसेप्ट के 5वें पेज पे दिया हुआ है क्या, सिस प्लेटिन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं सिस PtCl2NH3Cl2, याद कर लीजिएगा आप लोग, सिस PtCl2NH3Cl2 याद कर लीजिएगा आप लोग। हाँ सभी लोग का आंसर सही है। तो क्या होगा आपका, इसी को हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं इनहिबिट, इसको बोलते हैं कैंसर की थेरेपी में हम लोग यूज करते हैं। किसके को, थेरेपी ऑफ किसमें, कैंसर। याद रखिएगा आप लोग, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल, सिस्प्लेटिन एंड टेक्सॉल को कैंसर की थेरेपी में यूज करते हैं। और AZT को क्या बोलते हैं हम लोग, एड्स के पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं हम लोग हैं। AZT का नाम क्या होता है, एजाइडोथाइमिडिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजाइडोथाइमिडिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सेकेंड इज द राइट आंसर, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग के आंसर लगभग लगभग सबके सही है, ठीक है। आइए बात करते हैं सर 92 की बात करें यहाँ पे, तो 92 का जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछा गया है सर। तो इनकरेक्ट पूछा गया क्या, तो सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट इज यूनिटलेस, सेल कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक टेकन, एंड सेल कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर ए सेल। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इनकरेक्ट, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे। ठीक है सभी लोग लगभग लगभग ठीक है, आंसर सही आ रहे हैं। चलिए तो हम बताते हैं, हाँ सही, सभी लोग के आंसर सही है। सेकेंड इज यहाँ पे क्या होगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका, सेल कांस्टेंट यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होती है। तो सर अगर यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं होती है तो क्या होती है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या होती है आपका, क्या होती है, मीटर इनवर्स होती है, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स होती है, ठीक है ना। हाँ सभी लोगों के आंसर सही है, मीटर इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें हम लोग क्या 93 की बात करते हैं। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू द, पूछा है एटॉमिक नंबर ऑफ द एनायन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द रिएक्टेंट, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है सभी लोग का आंसर सही है लगभग, ठीक है। सेकेंड सभी लोग का आंसर लगभग आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे होता है। क्या बोलेंगे हम लोग, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सही, सभी लोग के आंसर सही है। अब बात करते हैं हम लोग हैं क्या, यहाँ पे बात करें हम लोग क्या
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज द हाईएस्ट पूछा गया आपसे, तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका क्या होना चाहिए। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात किया जाए तो क्या होता है, डायरेक्ट प्रेशर क्या होता है, इज इक्वल टू आई इंटू सी होता है। तो यहाँ पर पूछेगा यूरिया के लिए, यहाँ पूछे ग्लूकोज के लिए, यहाँ पूछे MgSO4 के लिए, यहाँ पूछे आपसे क्या BaCl2 के लिए, बेरियम क्लोराइड के लिए। तो यूरिया के लिए कितना होता है, 1 होता है आई की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। और यही बात करें हम लोग क्या ग्लूकोज के लिए, तो इसकी भी 1 होती है, तो 0.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। यहाँ पे MgSO4 की बात किया जाए तो इसको नंबर ऑफ आयन कितने बनेंगे, Mg+2 NSO4 -2, तो 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0.1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0.2 हो जाएगा। और यहाँ इनकी अगर बात करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Ba+2 और +2Cl-, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2, 1 + 2 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू 0.3 हो जाएगा। अगर 0.3 आ रहा है तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका हाईएस्ट हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो फोर्थ इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्या 95 की बात करें हम लोग, तो 95 में क्या दिया हुआ है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज लिखा हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ वाटर इज। जो इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं हो रहा है तो याद रखिएगा एक फार्मूला, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग, क्या होता है इसका आंसर, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका क्या होगा। चलिए यहां पे क्या होगा, आप सभी लोग आंसर सही है, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू एम इंटू क्या होता है आपका KF होता है। तो याद रखिएगा I इंटू एम इंटू KF की बात करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात किया गया है, तो अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे मोलरिटी की वैल्यू देखो कितना दिया हुआ आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कितना दिया है 0.05 दिया हुआ है, 0.05 दिया गया है, इंटू KF की वैल्यू कितना गया है 1.86 दिया गया है। और पूछा गया है क्या आपका मोलर डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट डेल्टा TF की वैल्यू पूछा गया है। तो जब इसकी वैल्यू आएगी तो कितनी वैल्यू आएगी डेल्टा TF, अब इसमें निकालते हैं हम लोग निगेटिव में निकालते हैं तो माइनस क्या होगा 0.093 क्या होगा आपका डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा आपका -0.093 क्या होगा आपका डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सभी लोग का आंसर सही है जी, 95 इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, चलिए अब बात करते हैं 96 की बात करते हैं। तो 96 में क्या दिया हुआ है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 800 मोल पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब in 2 × 10⁴ seconds. The rate constant of reaction in second inverse is। तो जल्दी बताइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें क्या फार्मूला लगाएंगे और इसकी क्या आंसर वैल्यू आपकी आएगी। जल्दी से आप लोग आंसर इसका दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग सभी लोग। ठीक है, सभी लोग के आंसर लगभग सही आ रहे हैं, ठीक है एकदम सही है। इसका मतलब क्या होगा, एक फार्मूला क्या होता है याद रखिएगा, K इज इक्वल टू क्या होता है 2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन T लॉग क्या होता है बताइए, यहाँ पे लॉग क्या होता है A0 अपॉन क्या होता है A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ पे 2.303 अपान, देखो कितना दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ बात किया गया क्या, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो सेकेंड इनवर्स इतना दिया हुआ है, तो 2 × 10⁴ लॉग, यहाँ पर A0 मतलब इनिशियल वैल्यू कितना दिया हुआ है 800 और फाइनल की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या आपका 50 दिया हुआ है, तो 800 डिवाइड बाई 50, तो जब इसमें k की वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे सॉल्व करके, तो बताइए कितना आंसर आ जाएगा, k इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1.386 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यही आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो पूछा है रिएक्शन सेकेंड इन इनवर्स में, यस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका यूनिवर्स में, देखो आपका क्या होगा आपका 1.386 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन थर्ड इधर यहाँ पे क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, सभी लोगों के आंसर लगभग लगभग क्या थे, सही थे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 97 पूछा गया है, 97 में द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड ऑन, जब ये रेट कांस्टेंट पूछा है रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट करती है, टेम्परेचर पे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे, टाइम ऑफ रिएक्शन पे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करती है, ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सभी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। आइए बात करते हैं हम लोग हैं, यहाँ हम लोग बात करते हैं क्या, बात करें हम लोग क्या 98 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है ए बी सी दिए हुए हैं, तब पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा जी, ठीक है सभी लोग के आंसर सही है। इसका मतलब सर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, क्या बोलेंगे, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी। और एक बात और याद रखिएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी वैल्यू उतनी ही क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ बात करें हम लोग क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें और कार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी सबसे क्या हो जाएगी, कम, और इसका बात करें कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी वैल्यू इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो आंसर सर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ए बी सी, तो क्या होगा आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर ए बी सी मीन्स फोर्थ इज द राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करते हम लोग हैं 99 का, तो 99 का आंसर सभी लोग दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट आर रिस्पेक्टिवली, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, इसका क्या होगा आंसर, सभी लोग आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा जी, सभी लोग के आंसर लगभग लगभग सही है। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट की, किसकी बात करें, अमोनियम नाइट्रेट की, तो फार्मूला क्या होता है अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3 बोलते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम लोग यहीं पे पूछा जाए क्या डिसोसिएट कर दें, तोड़ दें, तो अमोनियम आयन पे और क्या बनेगा आपका नाइट्रेट आयन बनता है, और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर और नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कैसे निकालेंगे, x और एक हाइड्रोजन पे +1 होता है तो 4 है, तो प्लस का 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू जो भी चार्ज है वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या होगा आपका +1 और इधर आएगा तो क्या होगा -4, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -4
3 हो जाएगा। इनकी बात करें तो x इज इक्वल टू एक अक्षर पे माइनस का 2 चार्ज होता है, तो क्या होगा 3 इंटू, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखते हैं x प्लस 3 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू जो भी चार्ज हमने ऐसे लिख दिया, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या होगा आपका, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1 प्लस 6 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू प्लस का 5 हो जाएगा। तो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लस का -3 एंड क्या होगा आपका +5, यहाँ मिला लीजिए, क्या होगा आपका, अमोनियम की बात करेंगे तो -3 और नाइट्रेट की बात करेंगे तो क्या होगा आपका +5, ठीक है ना। तो -3 टू +5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 99 का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। सभी लोग का आंसर लगभग सब लोगों के सही है। याद रखिएगा 100 की बात करते हैं तो पूछा गया क्या 100 में इनकरेक्ट ऑर्डर, क्या पूछा है सर आप लोगों से, इनकरेक्ट ऑर्डर। तो जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या होगा इसका, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा यहाँ पे। इनकरेक्ट पूछा गया है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर पूछा गया है, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बात करेंगे हम लोग क्या, F2, बात करें हम लोग Cl2, हम लोग बात करें Br2, हम लोग बात करें I2 का, तो बताओ क्या होगा इसका ऑर्डर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें या पावर की बात करें तो क्या होगा आपका, F2Cl2 Br2 I2 होता है। तो याद रखिएगा ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, आपका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी बात करें हम लोग क्या, सोडियम, लिथियम, बोरान और बेरिलियम में, तो याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे जाने पे क्या करती है आपकी, जनरली इंक्रीज करती है, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है। यहाँ याद रखिएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, क्या जब इंक्रीज करेगी बेरिलियम में बात करेगा, बेरिलियम में और बोरान की बात करें, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो बेरिलियम बोरान में बेरिलियम की ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है। तो इसलिए क्या बेरिलियम बोरान लिथियम और क्या होगा आपका सोडियम हो जाएगा। बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या ईए बोलते हैं, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे क्या होती है, इंक्रीज, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे बात किया गया क्या, देखो यहाँ पे बात किया गया क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, और बात किया गया क्या यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करेंगे तो यहाँ याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट पे जाने पे इंक्रीज, टॉप टू बॉटम पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी होता है, क्या एक्सेप्शन होता है, सल्फर की, याद रखिएगा सल्फर की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या होगा फास्फोरस, और फिर क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में पूछा जाता है क्या, यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग, जल्दी से बताइए, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। तो क्या होती है, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं क्या, यहाँ पे नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होती है, नोबल गैस में ऑलवेज क्या होती है, चाहे पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करिए चाहे दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करिए, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, मींस एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यहाँ पूछा जाए क्या, एक्वस, देखो एक्वस आयन रेडियस की बात किया गया है तो यहाँ पे क्या Na प्लस Mg+2 Al+3 क्या आपका ये सब सही है। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट इज द राइट आंसर, इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक ना। तो ये रहे हमारे क्या 76 to 100 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने डिस्कस किए। तो फिर अगले टेस्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आप लोग का पेपर कैसे हुआ जल्दी बताइए आप लोग, खूब बेहतरीन तरीके से पेपर देते रहिए आप लोग, एकदम शानदार तरीके से पेपर करिए आप लोग, 45 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन करिए आप लोग, क्योंकि देखिए हमारा जो न्यूलाइट कोचिंग है बहुत बेहतरीन, पूरी फुल टू एनसीईआरटी पेपर बनता है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते हैं। तो खूब मेहनत से आप लोग क्या क्वेश्चन करते रहिए, इसको सॉल्व करते रहिए, और एक एक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके कहीं कोई गलती हो तो फिर से एनसीईआरटी में देख लीजिए, क्योंकि हमारे सिंह सर कहते हैं कि एनसीईआरटी में हर पॉइंट को देखते रहिए, समझते रहिए और हर क्वेश्चन को करते रहिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सभी लोगों को जय हिंद।